हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अब जो लोग बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ से बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर आए हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा। और इस चैप्टर को हम अच्छे से कंप्लीट भी कराएंगे और आपको और भी अच्छा लगाएंगे। तो ये हमारा चरक संहिता का चरक सूत्र स्थान 20 चैप्टर है जिसका नाम महारोग अध्याय है। इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके आप देखिए, ठीक है। नहीं तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ चरक संहिता के चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है महारोग अध्याय। अब इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो कंप्लीट कर दी है, ठीक। ये इसकी दूसरी वीडियो रहने वाली है। और हमने चरक सूत्र स्थान 19 यानी अष्टोत्तरम अध्याय इससे पहले वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, ठीक। उसको बहुत हमने डिटेल में देखा था और उसकी जितनी ट्रिक पॉसिबल थी वो भी हमने वहाँ पर देख ली थी। अगर आपको इनके अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, तो वहाँ पर मैं इनका लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाइए या प्लेलिस्ट वाले मैं इसके बना दूंगा, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हो। तो आज हम बात कर रहे थे महारोग अध्याय, ठीक। अब जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया कि इस चैप्टर का नाम महारोग क्यों रखा गया, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर 140 रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को हमने महारोग अध्याय रख दिया गया। अब जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जब चैप्टर नंबर 19 था अष्टमुद्रम अध्याय, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो सामान्य विकार होते हैं वो 48 होते हैं। सामान्य विकार यानी कि जो हमें वात आदि जन्य से विकार होते हैं, यानी वात से भी होते हैं, पित्त से भी होते हैं, कफ से होते हैं। मतलब कोई भी 2 या 3 दोषों का यहाँ पर मिलकर हो सकते हैं, यानी ये वात पित्त कफ किसी भी दोष से यहाँ पर विकार हो सकते थे, तो उसको हमने सामान्य विकार के अंदर रखा गया था। नानात्मक विकार क्या थे? जो केवल स्पेसिफिक वात की वजह से हो, स्पेसिफिक पित्त की वजह से हो, स्पेसिफिक कफ की वजह से हो, तो उनको हम बोलते हैं नानात्मक विकार, ठीक है। और इन वजह से टोटल मिला के इनको 140 रोग हो जाते हैं। इसको हम महारोग अध्याय के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और भी हमने रोग के भेद के बारे में बात करी थी कि जो रोग होता है वो निज रोग होते हैं, आगंतुज रोग होते हैं। अब निज रोग भी हमारे 3 कारण की वजह से होता है। वात की वजह से, वातज पित्तज कफज, इनके प्रकोप होने की वजह से निज रोग उत्पन्न होता है। तो इनके बारे में काफ़ी कुछ हम डिस्कशन कर चुके थे, ठीक। और ये भी निज रोग और अगंतुज परिभाषा कारण और हम बाहरी कारण भी हम यहाँ पर देख चुके थे। और त्रिदोष के यहाँ पर अधिष्ठान भी देख सकते हो, वात के कौन से अधिष्ठान होते हैं, एंड पित्त का अधिष्ठान देख सकते हैं, कफ के अधिष्ठान भी हम देख चुके थे। ये सारा हम पहली वाली वीडियो में अपना कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थे। तो अब हमें इस वीडियो में क्या कंप्लीट कराना है? हमें कराना है नानात्मक विकार, ठीक है। नानात्मक विकार में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वात के जो 80 प्रकार के विकार होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। और जैसे अब पहले हम देखते हैं नानात्मक विकार होते क्या है। स्पेसिफिक डिजीज ऑफ दोष, ठीक है, मतलब किसी दोष की वजह से, कोई स्पेसिफिक जो दोष होता है उसकी वजह से जो विकार होता है उसको हम कहते हैं नानात्मक विकार। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अभी नानात्मक रोग उससे कहते हैं जो केवल वात की वजह से हो या पित्त की वजह से हो या कफ की वजह से हो, कफ से ही होते हैं। इनमें दूसरे दोष का संबंध नहीं होता है, ठीक है। कोई भी 2 दोष मिलकर कोई एक व्याधि को उत्पन्न यहाँ पर नहीं कर रहे। स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि जो 80 प्रकार के जो रोग हो रहे हैं वो वात की वजह से हो रहे हैं, और 40 जो रोग हो रहे हैं वो स्पेसिफिक पित्त की वजह से हो रही है, और 20 रोग स्पेसिफिक कफ की वजह से यहाँ पर हो रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नोट भी है जो आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, आगे भी आपके फर्दर एआईपीजीटी में पूछा जा सकता है कि सारंगधर के अनुसार उन्होंने जो नानात्मक विकार माने थे वो कितने माने थे? 150 माने थे। तो उनके अनुसार 10 रक्तज और भी है। उन्होंने कहा 10 रक्तज विकार और भी हो सकते हैं, इनको यहाँ पर ऐड कर देना चाहिए। जैसे वात था, पित्त, कफ, उसके साथ सारंगधर ने यहाँ पर रक्तज को भी ऐड कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं वात के नानात्मक विकार के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले नख भेद। तो नखभेद क्या होता है? देखो, नखभेद यानी कि जो आपके नाखून होते हैं, ठीक है, जो ये नाखून होते हैं ये टूट जाने लगते हैं। तो ये किसका विकार की वजह से होता है? ये होता है वात के विकार की वजह से। जैसे मान लो कि आपके क्लिनिक पे, देखो इनको मैं बता देता हूँ आपको कैसे समझनी है। जैसे कि आप मानोगे आप एक डॉक्टर हो, आप अपने क्लिनिक में बैठे हो, और जबकि आपके पास कोई एक पेशेंट आता है, जब भी आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे जो नख है वो टूट रही है, या कैसे हो गए, खुरदुरे से हो गए, या फटने लगे हैं, तो आप वहाँ पर क्या पहचानोगे? तो आप पहचानोगे कि जो नख भेद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है? वात की वजह से हो रहा है। तो आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये जो रोग है वो वात की वजह से। वो आप कैसे पहचानोगे? जब आप इन 80 रोगों को ध्यान में रखोगे तभी आप यहाँ पर डिसाइड कर पा सकते हो कि ये जो रोग हो रहा है वो वात की वजह से या पित्त की वजह से या कफ की वजह से है। तो आपने ये जैसे ये रोग पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि जो वात के अन्य 80 नानात्मक विकार है उनके अंदर नख भेद भी आता है। जब भी नख से रिलेटेड कोई यहाँ पर आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपने देखा उसके नख जो नाखून है वो रप्चर हो रही है, खुरदुरे हो गई है, इनकी जो रेडनेस है वो चली गई है, तो आप इसके देखते ही पहचान लोगे कि वो वात का विकार है स्पेसिफिकली, ठीक है, जैसे कि आचार्य ने हमें बताया। देन दूसरा होता है विपादिका। जैसे इसके नाम से क्लियर है, विपादिका। पाद का मतलब क्या होता है? पैर होता है, यानी पैद, पाद, पाद हाथ भी होता है, पैर भी होता है, ठीक है।
पाद मतलब हाथ और पैर, यानी जब आपके हाथ पैर फटने लग जाए तो वो भी किसका लक्षण होता है, वो भी हमारे वात के लक्षण होते हैं। ठीक, जैसे कि आपने अगर गुण भी पढ़े होंगे तो वात को तो वो होता है तत्तर रूक्ष, रूक्ष गुण आता है, और रूक्ष गुण की यहाँ पर वजह से आपके जो हाथ पैर है वो फटने लग जाते हैं। आपने जाड़ों में देखा होगा, ठंडियों में देखा होगा, जो आपके हाथ पैर वो फटने लग जाते हैं। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि जो रोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से, वात की वजह से है। यानी हाथ पैर का फटना स्पेसिफिक यहाँ पर किसकी वजह से बताया गया है, वात की वजह से बताया गया है। देन होता है पादसूल, पादसूल यानी पैरों में वेदना का होना। ठीक है, अगर आपके पैरों में वेदना हो रही है तो वो भी किसकी वजह से हो रही है, वात की वजह से हो रही है। यानी कि जो आपका जो वात दोष है वहाँ पर वृद्धि कर गया है, विकृत हो गया है, वैषम्य हो गया है, जिसकी वजह से आपके जो पैरों में सूल हो रहा है, पेन हो रहा है। और वैसे भी सूल, जहाँ जहाँ सूल होता है वहाँ वहाँ वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है सूल के लिए। ठीक, फिर होता है पादभ्रंश, पादभ्रंश, पादभ्रंश मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार पैर का ना पड़ना। जैसे मान लो आप चल रहे हो, चलते चलते आपके जो पैर की जो कलाई वो ऐसे मुड़ गई, ठीक है ना, जो वो होता है ना गुल्फ होता है, या फिर एंकल जो जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट ऐसे मुड़ ट्विस्ट कर जाता है, जैसे मोच आ गई, तो वो होता है पादभ्रंश, यानी पाद का भ्रंश हो जाना। ठीक, देन यहाँ पर हम एक बात और बताने भूल गए, भेद का मतलब आप ऐसे हिंदी में बता देता हूँ क्या होता है। भेद का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ टूटने लगती है ना, उसको हम बोलते हैं भेद, तो ये आप याद रखना। देन उसके बाद हम बात करते हैं पाद सुप्ता के बारे में। पाद सुप्त का मतलब होता है कि पैरों का शून्य हो जाना। पैर सुप्ता का मतलब होता है कि पैरों का शून्य हो जाना। ठीक है, उसको हम पाद सुप्ता बोलते हैं। आप इसको नम्बनेस से भी समझ सकते हो। फिर होता है बात खुड़ता। बात खुड़ता का मतलब होता है कि पैर और जंघा की संधियों में वातजन्य वेदना का होना। ठीक है, तो वात शुद्धा का मतलब क्या होता है, जो पैर होता है और आपकी जंघा होती है, तो यहाँ पर पैर और जंघा की जो संधियाँ होती है, पैर और जंघा की जो संधियाँ होती है उनमें वातजन्य वेदना का होना। ठीक है, अब वात, इसका मतलब क्या हो गया कि सर कि वात खुड़ता का मतलब होता है कि पैर में और जंघा में और पैर में जंघा की जो, पैर और जंघा की जो संधियाँ है, पैर और जो जंघा की जो संधियाँ है उनमें वातजन्य विकार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वातजन्य का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन इज कॉल्ड, मतलब जो, देखो जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ एक बार आपको, वात जन्य को समझाता हूँ। वात जन्य क्या होता है, देखो अब ये जन्य जिसके पीछे लग जाए ना, देखो वात तो सब जानते हैं, जन्य का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक टाइप का पेन है जो केवल और केवल वात की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बताया गया है। अब स्पेसिफिक देखो, अब वात का स्पेसिफिक टाइप का पेन कैसे होता है कि वात का जो पेन होता है वो तोंद होता है, चुभने के समान होता है। ठीक है, जैसे तोंद होती है, प्रिकिंग हो रही है, तो इस प्रकार का यहाँ पर वात का जो पेन है वो बताया गया है स्पेसिफिक। तो वात खुड़ता क्या बताया गया, वात खुड़ता में बताया गया जो आपका पैर है और जो आपकी जंघा है उनकी जो संधिया है, मतलब इन दोनों की संधिया, इन दोनों के जो जॉइंट्स है, तो उनमें कैसी होगी, आपकी प्रिकिंग पेन की तरह यहाँ पर आपका पेन होगा। देन उसके बाद आता है गुल्फ ग्रह। ठीक, अगर अब मैं आपसे पूछूं गुल्फ क्या होता है, तो गुल्फ जो आपका ये एड़िया होती है ना, एड़ी, तो उसको ही हम कहते हैं यहाँ पर गुल्फ। तो गुल्फ, गुल्फ ग्रह हो जाना, गुल्फ ग्रह यानी इसमें एक तरीके से जकड़ाहट आ जाना। ठीक है, इसमें जकड़ जाना, स्टिफनेस आ जाना, इसका गुल्फ ग्रह। ये भी किसकी वजह से होता है, वात की वजह से होता है। देन होता है पीढ़िको द्वेष्टन। पीढ़िको द्वेष्टन, पीढ़िको द्वेष्टन का मतलब होता है जो पैर की पिंडलियाँ होती हैं। ठीक है, पैर की पिंडलियाँ में ऐठन सी वेदना होना, यानी पैर की पिंडलियों में आपका ऐठन हो जाना, इसका पीढ़िको उद्दिष्टन। देन होता है गृहदृषि। गृहदृषि को हम बोलते हैं सियाटिका, और इस सियाटिका की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है हमारी L4, L5 और S1, S2 और S3 तक यहाँ पर होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो लोअर वैक्स है, यानी बटक एरिया से जो पीछे की तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर साइड यहाँ पर पेन जाता है, रेडिएट करता है, क्योंकि साइटिका जो नर्व होती है वो सबसे बड़ी नर्व होती है जो कि हमारे यहाँ हिप रीजन से लेकर पैर तक जाती है। और इसको जब नम्बनेस होती है, इस पर जब कंप्रेशन होता है तो वो सारे पैर में यहाँ पर क्या होता है, झुंझुनी, नम्बनेस और पेन यहाँ पर जाता है। देन होता है जानुभेद। जानू हम बोलते हैं नी जॉइंट के बारे में, और भेद का मतलब होता है तोड़ने एक तरीके से, यानी जो आपका जॉइंट है वहाँ पर ऐसे आवाज़ आएगी जैसे कोई चीज़ टूट रही है। ठीक है, तो जानू भेद भी किसकी वजह से हो रहा है, वात की वजह से हो रहा है। देन उसके बाद आता है जानू विश्लेष। जानू विश्लेष का मतलब होता है कि जानू की जो संध्या होती है वो शिथिल हो गई, ढीली हो गई है। जानू आप या लिख भी सकते हो, आप जानू हम नी जॉइंट को बोलते हैं, यानी जो नी जॉइंट की जो संध्या होती है, सॉरी, जो नी जॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है, ढीला हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो जॉइंट है वो ढीले हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जानू विश्लेष। यानी अगर आपको जो जॉइंट है, आपको नी जॉइंट कह रहा है कि शिथिल हो रहा है, ठीक है, शिथिल हो रहा है, मृदु हो रहा है, ढीला हो रहा है, तो वो आप पहचान लोगे वो वात की वजह से हो रहा है। ठीक, देन होता है उरु स्तंभ। अब उरु स्तंभ यानी कि उरु का मतलब क्या होता है, थाई वाला रीजन होता है, स्तंभ मतलब स्टिफनेस, यानी जो आपका थाई होती है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, उसमें हम क्या बोलते हैं, वो भी किसकी वजह से होती है, वात की वजह से यहाँ पर हो रही है। देन होता है अरुसाद। अरुसाद का मतलब होता है कि जो आपका उर प्रदेश है, ठीक है, अरुसाद मतलब उर प्रदेश कौन सा होता है, जो आपका चेस्ट वाला रीजन होता है। ठीक है, सॉरी, वो उर, दो देखो दो चीज़ होती है, एक होता है उर प्रदेश, एक होता है उरु। तो यहाँ पर ये उरु है, ये ऐसे वाला उरु है, उर प्रदेश अलग होता है। ये थाई वाला रीजन की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी जो थाई वाला आपका रीजन है
उसमें एक तरीका से शीतलता का अनुभव होना, ठीक है, टायर्डनेस होना, मतलब जो आपका जो थाई वाला रीजन है ना वो कमज़ोर सा आपको फील होगा, वीक वीक सा फील होगा। देन होता है पांगुल्य। पांगुल्य का मतलब होता है लंगड़ा के जो कोई चल रहा है, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वात की वजह से हो रहा है। देन होता है गुदभ्रंश। अब गुदभ्रंश का मतलब एक तरीके से समझो, गुद जो रेक्टम वाला रीजन है आपका, एनएस वाला रीजन है, उसके अंदर से कोई जो पार्ट है वो बाहर की ओर आ गया है। जैसे कि पाइल्स केस में आपने देखा होगा कि जो बवासीर बन जाती है, पाइल्स बन जाती है, पहले फिस्टूला बनते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होती है, देन उसके बाद फिस्टूला बनता है, देन उसके बाद पाइल्स बनती है, देन उसके बाद फिशर बनता है। अब जो वो फिस्टूला वाली कंडीशन है, यानी जब कुछ फूल के जो बाहर की तरफ आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से गुदभ्रंश कह रहे हैं। गुदभ्रंश का मतलब क्या होता है कि इंटेस्टाइन का जो कुछ पार्ट है वो अपने, मतलब कुछ पार्ट है वो वहाँ से हट गया है, मतलब बाहर की ओर आ गया। एक तरीके से आप ऐसे समझो कि इंटेस्टाइन का जो कुछ पार्ट है वो बाहर की ओर आ गया है, उसको हम क्या कहते हैं, गुदभ्रंश कह रहे हैं। फिर होता है गुद गुद प्रदेश में वेदना, ठीक है, गुद प्रदेश में वेदना यानी वहाँ पर पेन हो रहा है। देन उसके बाद होता है वृषण। वृषण वृषणो उत्क्षेप। देखो वृषणो उत्क्षेप, वृषण हम किसको कहते हैं, हम टेस्टिकल को कहते हैं, ठीक है। वृषण उत्क्षेप, तो यहाँ पर बताया गया है जो अंड ग्रंथि है, यानी जो आपके टेस्टिकल्स है उनका ऊपर की ओर चढ़ जाना। जैसे मान लो दो टेस्टिकल है, तो ये टेस्टिकल अगर ऊपर की ओर यहाँ पर चढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वृषण उत्क्षेप कहते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेफ की। तो सेफ स्तंभ, सेफ स्तंभ यानी बताया गया है जो मूत्र इंद्रियों में जखड़ाहट आना, ठीक है, जो मूत्र इंद्रिया है, ठीक है, जिसकी मूत्र इंद्रिय कौन से आप समझ सकते हो। अब नॉर्मली आप अगर इंग्लिश में देखोगे तो जो यूरेटर है, ठीक है, उसमें एक तरीके से क्या आ जाना, एक स्तंभ जखड़ाहट आ जाना, या फिर किसी वजह से वो रुक गई है या इसमें नमनेस आ गई है, तो इसको भी हम समझ सकते हैं। देन होता है वंशन अनाहा। अब आते हैं हम वंशन अना की तरफ, ठीक। और देखो वंशन अना यानी आप अना का मतलब क्या होता है, देखो मैंने तीन चीज़ आपको बताई थी, अना आद्यमान और आटोप, ठीक है। अगर आपको रिकॉल होगी तो अना आद्यमान और आटोप, तो ये अनावी क्या होती है यहाँ पर, एब्डोमन, यानी एब्डोमन का फूल जाना एक तरीके से, ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन आप कह सकते हो। तो ये बताया गया है कि वंशन अनहा यानी वंशन प्रदेश में बंधन के समान पीड़ा होना। जैसे वंशन जो प्रदेश होता है उसमें एक तरीके से फूला फूला लगता है, जैसे कि एक होता है बक्सो प्रदेश, एक होता है वंशन प्रदेश। तो यहाँ पर आप एब्डोमिनल वाले रीजन से समझ सकते हो कि एब्डोमिनल वाला जो रीजन है वो आपको फूला फूला यहाँ पर लगेगा। देन होता है श्रोणी प्रदेश। श्रोणी हम पेल्विक रीजन से समझते हैं कि जो पेल्विक रीजन में कैसे पेन होगा, भेद के समान, मतलब जैसे पेल्विक रीजन में क्या होगा, जैसे कुछ चीज़ टूट रही है, फूट रही है, तो ये भी किसकी वजह से होता है, तो आप पहचान सकते हो वात का यहाँ पर स्पेशल प्रकार का ये विकार होता है। देन होता है विड़भेद। अब विड़भेद का मतलब एक तरीके से आप अतिसार समझ सकते हो, ठीक है। देन होता है उदावर्त। उदावर्त भी यानी उदावर्त भी किसकी वजह, देखो उदावर्त का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है अपान वायु वो नीचे की ओर होती है, और अगर अपान वायु डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाए तो उसको हम कहते हैं उदावर्त, ठीक। तो ये भी किसकी वजह से, वात का ही स्पेशल प्रकार का विकार होता है। देन होता है खंजता। खंजता आप लंगड़ापन को समझ सकते हो। देन कुब्जता एंड वामनता। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेना कि कुब्जता या वामनता में एक को काइफोसिस कहते हैं, ठीक है। काइफोसिस, काइफोसिस क्या होता है, मतलब जो आगे की तरफ जो इसकी जो भी होती है ना, बैक वाला रीजन होता है, ठीक है, बैक वाला नहीं, वो चेस्ट के जो पीछे वाला रीजन होता है, बिल्कुल पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, वो पीछे की तरफ निकल जाती है और जो इंसान है वो फॉरवर्ड की तरह, फॉरवर्ड आगे मुड़ जाता है। जैसे अगर आपने आई मूवी देखी होगी ना, आई मूवी देखी होगी तो इसमें भी क्या होता है कि वो आगे की तरफ झुक जाता है और पीछे की तरफ कुछ उसका निकल जाता है कटोरे की तरफ, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, हातिन देखा होगा, जिसमें नजूमी होता है तो उसके पीछे भी कुछ यहाँ पर लटका हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके काइफोसिस कह रहे हैं। यानी त्रिक और पृष्ठ ग्रह की बात कर रहे हैं, तो त्रिक और पृष्ठ ग्रह यानी कि एक तरीके से उनमें जकड़ाहट आ जाना, ठीक है। पृष्ठ ग्रह यानी जो पृष्ठ ग्रह जो बैक वाला रीजन है उसमें जकड़ाहट आ जाना। त्रिक ग्रह यानी कि जो आपका चेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, उसमें जकड़ाहट आ जाना। देन होता है पार्श्व। पार्श्व यानी होता है पार्श्व अमरुद, यानी जो पार्श्व वाला रीजन है, पार्श्व प्रदेश में मर्दन के समान पीड़ा होना। देखो पार्श्व अमृत, देखो पार्श्व मर्दन का मतलब होता है यहाँ पर कि पार्श्व प्रदेश में मर्दन के समान पीड़ा होना। कि जैसे कि मान लो, इसको मैं समझाता हूँ कि जब आप अपने मामन में, नाना के या नानी के मामन में गए होगे, तो उसमें क्या होता है कि जो नाना नानी होती है, मतलब नाना होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी कमर पे चढ़ जाओ, जब आप छोटे छोटे से थे। तो यहाँ पर जब उनकी कमर पे हम चढ़ते हैं तो जैसा पेन होता है ना, जैसे कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, पैरों से कुचल रहा है, तो उस तरह का जो पेन होता है, ठीक है, किस रीजन में, पार्श्व वाले रीजन, रिब्स वाले रीजन में। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पार्श्व मृत, जो कि हमारे वात का एक नानात्मक विकार होता है। देन हम बात करते हैं उदरवेष्ट की। जो उदरवेष्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से बांधना। जैसे कि आप उधर को यहाँ पर किसी चीज़ से बांध रहे हो, रस्सी से बांध रहे हो, उस प्रकार का जो पेन हो रहा है तो वो भी वात का यहाँ पर माना जाएगा। एंड हृदय में अंधकार का भर जाना, ठीक है, हृदय में एकदम डार्कनेस हो जाना, अंधकार से भर जाना, एकदम चक्कर से आना, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर वात का ही आ जाएगा। देन होता है हृदय द्रव। हृदय द्रव मतलब हृदय में द्रवता होना। हृदय द्रव का मतलब होता है हृदय में द्रवता, यानी शीघ्रता ही गति का होना भी इसका लक्षण हो जाता है। यहाँ पर वात का एक स्पेशल प्रकार नादात्मक विकार होता है।
देन इसके बाद ठीक है, अब हम 31वां देखते हैं। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप इनको साइड में लिख लिया करो, ठीक है। लिख तो मैं भी सकता हूँ पर मैं इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आयुर्वेदिक के टर्म में आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर साइड में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो जो आप नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको वो परमानेंट आपको याद हो जाएंगे और बार बार आपको यहाँ पर वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और एक बार में ही आपका यहाँ पर ही सारा रिवाइज हो भी जाएगा। देन होता है बक्षो उद्घर्ष। बक्ष यानी जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसमें घिसने के समान पीड़ा होना, वो भी किसका लक्षण होता है, ये भी हमारा वात का नानात्मक विकार के अंदर आता है। देन होता है बक्षो उपराध। बक्षो उपराध यानी कि जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है उनकी जो गतियाँ होती है, ठीक है, वो एक तरीके से आप ऐसे समझो कि जो जैसे देखिए हमारे चेस्ट वाले रीजन में कौन कौन से होते हैं, लंग्स होता है, हार्ट होता है, तो इनकी गति रुक गई है, इस समान ऐसे समान यहाँ पर आपको अनुभव होता है। जैसे नाम से क्लियर है, वक्षो उपरोध, उपरोध हो गया, अवरोध हो गया, यानी जो चेस्ट वाला रीजन है आपको ऐसा लगता है कि चेस्ट वाले रीजन की जो गतियाँ है वो रुक गई है। जैसे आपके अंदर उसके लंग्स है, भाई लंग्स ऑक्सीजन को अंदर बाहर नहीं कर रहा है, जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, जो आपको ऐसा फील हो रहा है तो वो भी आप बताओगे कि वो कहीं ना कहीं वात की वजह से ही है। वात का स्पेशल प्रकार के नानात्मक विकार के अंदर ये आता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं बक्षोस्तोंद। बक्षोस्तोंद मतलब जो बक्ष वाले रीजन में, यानी तोंद का मतलब होता है एक तरीके से चुभना, पेन, मतलब तोंद मैंने बताया था कि वात एक स्पेशल प्रकार का पेन होता है। वात जन्य बोल दिया ना कि वात में एक स्पेशल प्रकार का पेन होता है जो होता है तोंद, चुभने के समान जो पीड़ा होती है। अब बक्ष मैंने बता दिया आपको, जो चेस्ट वाला रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बक्ष कह रहे हैं। देन होता है बाहुशोष। अब बाहुशोष आप समझ सकते हो एक तरीके से कि आप फ्रोजन शोल्डर से समझ सकते हो कि फ्रोजन शोल्डर से अभी आप समझ सकते हो बाहुशोष को, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर जो कि आपकी एनाटॉमी बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक। ग्रीवा स्तंभ, यानी ग्रीवा स्तंभ क्या होते हैं, यानी जो आपकी नेक होती है, ठीक, नेक में क्या होता है स्टिफनेस आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा स्तंभ बोलते हैं। देन इसके बाद आता है मन्य स्तंभ। मन्य स्तंभ यानी कि जो आपको जो सर्वाइकल वाला रीजन होता है उसमें स्टिफनेस आ जाना, ठीक है। देन होता है कंठोद्वंस। कंठोद्वंस यानी जो कंठ वाला ट्रेकिया वाला रीजन है, ठीक है, उसमें से एक तरीके से खरखर की से आवाज़ आना, तो उसको हम बोलते हैं कंठोद्वंस। देन होता है हनुभेद। हनुभेद यानी कि जो आपका मैंडिबल बोन है ना, हनु बोन, मैंडिबल को ही हम क्या बोलते हैं, हनु बोलते हैं। तो इसमें एक तरीके से क्या होना, पेन होना, ठीक, या फिर उसको एक तरीके से ब्रेकिंग वाला तोड़ने फूटने की आवाज़ आना। ओष्ठभेद। ओष्ठभेद यानी जो आपके लिप्स है, ठीक है, ओष्ठभेद, अक्षिभेद, ठीक, ओष्ठभेद हो गया, अक्षिभेद हो गया, तो दंत भेद, ठीक है, दंत शैथल्य हो जाना, ठीक है, दांतों का ढीला हो जाना, मुक्तब हो जाना, ठीक। मुक्तब का मतलब एक तरीके से मुख का मतलब मुख से कुछ बोल नहीं पाना, यानी गूंगापन हो जाना। देन होता है वाक्संग। वाक्संग का मतलब होता है बोली का बंद हो जाना, ठीक। फिर होता है कसाय रास्ता। कसाय रास्ता का मतलब होता है कि मुख में कसाय रस का होना, ठीक है। जब भी आपको वात का विकार होगा तो आपको मुंह में ऐसे लगेगा कि मुख में कुछ कसैला रस है। देन उसके बाद है मुख शोष। मुख आपका सूखा सूखा रखेगा, तो ये भी किसका है, वात का स्पेशल प्रकार का यहाँ पर विकार के अंदर आएगा। देन होता है अरसज्ञता। अरसज्ञता के अंदर क्या है, आपको रस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, वो मधुर है, अम्ल, लवण है, कटुआ, तिक्त है, आपको कोई ज्ञान नहीं होने वाला है। देन होता है घ्राण नाश। घ्राण यानी कि जो आपकी गंध है, ठीक है, जो गंध का आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। देन होता है कर्ण में सूल होगा। देन होता है अशब्द श्रवण। अशब्द श्रवण मतलब जो शब्द है ही नहीं वो आपको सुनाई दे रहे हैं, तो एक तरीके से आप हेलुकेशन इसको समझ सकते हैं। हेलुसिनेशन होता है ना, हेलुसिनेशन, ठीक है, जो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जब आपने वो एक फिल्म देखी होगी जिसमें हेलुसिनेशन हो जाता है, धतूरा वतूरा लेके ऐसे, मतलब वो ड्रग्स लेता है जिसको ऐसा लगता है कि हर टाइम उसको के पास कोई ना कोई है जो उसको कुछ ना कुछ बता रहा है, ठीक, कुछ आपने फिल्म ऐसी देखी होंगी। देन होता है उच्च श्रेति। उच्च श्रेति का मतलब होता है ऊंचा सुनना, ठीक है। तो देन उसके बाद होता है हमारा बहरापन। तो बहरापन भी किसके अंदर आ जाता है, ये भी हमारा वात के नानात्मक विकार के अंदर आ जाता है। देन होता है हमारा वर्त स्तंभ। देखो वर्त होता है हमारा आईलिड। जो आईलिड है वो इसमें स्टिफनेस आ जाना। वर्त संकोच यानी जो आईलिड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। तिमिर एक तरीके से जो कैटरेक्ट है, ठीक है, वो सारे किसके लक्षण बताए गए, वात के स्पेशल प्रकार के नानात्मक विकार के बारे में हमारे बताया जा रहा है। नेत्र में सूल होना। देन होता है अक्षिव्युदास, ठीक है। अक्षिव्युदास का मतलब होता है नेत्र का टेढ़ा हो जाना, ठीक है, जो नेत्र वो टेढ़ा हो गया, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेढ़ा, कि नेत्र टेढ़ा हो जाना। देन होता है भ्रुविदास, यानी जो आपके आईब्रोज है वो टेढ़ी हो जाना। देन होता है संघ भेद। संघ भेद यानी आपको टेम्पोरल बॉन को आप समझ सकते हो। संघ यानी जो टेम्पोरल बॉन होती है, ठीक है, आप जानते हो ना कौन कौन सी बॉन होती है, ठीक है। तो मैंने शायद इस तरह से किया था, पेस्ट करके, पेस्ट ऑफ, कुछ इसी तरह से था शायद। देखो, पैराइटल बॉन और इथमॉइड बॉन, स्पेनॉइड बॉन और टेम्पोरल बॉन, ऑसिपिटल बॉन एंड फ्रंटल बॉन। तो पेस्ट ऑफ करके आप याद रख सकते हो कि, और ईटी, ये हमारा दो ही प्रकार। देखो
एक तो जो टेम्पोरल बोन होती है वो 2 होती है, और एक फ्रंटल वन पैराइटल जो बोन होती है वो भी 2 होती है। तो कौन कौन सी होती है? तो पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन 2 होती है, और सारी सिंगल होती है। तो पे स्टॉप करके याद रख सकते हो, इथमॉइड, स्पिनॉइड एंड टेम्पोरल, और ऑसिपिटल एंड फ्रंटल बोन। तो ये जो बताई गई है वो संघ भेद, यानी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? टेम्पोरल बोन की बात कर रहे हैं, टेम्पोरल बोन। ठीक है, टेम्पोरल बोन जो कि कितनी होती है? संख्या में 2 होती है, जो साइड लेटरल साइड होती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ललाट भेद के बारे में। तो ललाट क्या होता है? जो आपका फ्रंटल वाला रीजन होता है, इसको हम फ्रंटल बोन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंटल बोन एक ही जो बोन होती है। देन होता है सिरसूल, यानी सिर में पेन का होना। देन होता है केस भूमि स्फुटन। तो केस भूमि स्फुटन, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझो ना, देखो जो केस की जो भूमि है, यानी केस कहाँ पर उगते हैं? सिर में उगते हैं, वही उसकी भूमि है। तो उस प्रकार से यहाँ पर उसका नाम दिया गया है कि इसकी जो भूमि होती है वहाँ पर स्फुटन होना। स्फुटन मतलब उनको एक तरीके से वहाँ से टूट जाना। देन आदृत होता है, आदृत मतलब फेशियल का पैरालिसिस हो जाना। ठीक है, देखो आदृत का मतलब होता है फेस का पैरालिसिस होना, फेशियल पैरालिसिस। देन होता है एकांत रोग। अब एकांत रोग का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब कुछ ही कोई आपका एक ऑर्गन यहाँ पर पैरालिसिस हुआ है, कोई ऑर्गन पैरालिसिस हुआ है, जैसे कि मान लो कोई हाथ पैरालिसिस हो गया, कोई पैर पैरालिसिस हो गया। ठीक, कोई भी एक ऑर्गन यहाँ पर पैरालिसिस हो गया। अब सर्वांग रोग में मतलब क्या है? जो पूरी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी यहाँ पर पैरालिसिस हो गई। ठीक है, देन उसके बाद आता है आक्षेपक। तो आक्षेपक क्या होता है? एक तरीके से आप समझ सकते हो आक्षेपक को दौरा, दौरा। ठीक है, दौरा आना। तो देन दूसरा होता है दंड। दंड यानी जो आपकी बॉडी है वो दंड की तरह एकदम ऐसे हो जाती है, स्तंभित हो जाती है। देखो टेटनस में आप ये देखोगे, टेटनस के अंदर भी आप ये देख सकते हो कि जब टेटनस होता है तो जो आपकी बॉडी होती है वो बिल्कुल कैसे हो जाती है? आपकी मसल्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एकदम दंड की तरह समान हो जाती है। देन होता है तंब। तंब मतलब अंधेरा सा छा जाना। ठीक है, अंधेरा सा हो जाना बिल्कुल। देन इसके बाद है भ्रम। भ्रम विटिलिगो, चक्कर आना। देन होता है वेपथू, वेपथू। देन वेपथू आप समझ सकते हो कि आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके से टायर्डनेस हो सकती है। देखो वेपथू का जो मतलब होता है वो होता है ट्रेमर। टायर्डनेस नहीं होती, वो होता है ट्रेमर्स, यानी कि कम कपी आना एक तरीके से। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप हाथ करो तो हाथ ऐसे कांपता है, तो वो क्यों कांप रहा है? कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, वात की वजह से वो आपके बॉडी में हाथ कांप रहा है, तो ऐसे समझ सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं जमाई की। ठीक है, जमाई भी क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं वात के, वो भी स्पेशल प्रकार का यहाँ पर इंडिकेट करता है कि वात का ये विकार है। मैंने अब यही तो बता रहा हूँ, वात के 80 प्रकार के नानात्मक विकार के बारे में आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हिचकी भी इसी का होता है। ठीक है, जो हिचकी आती है आपको। एंड देन दूसरा होता है विपास, विपसाद। विपसाद होता है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन भी एक प्रकार का इसी होता है। देन होता है अति प्रलाप। अति प्रलाप मतलब कह रहा है कि जहाँ पर जो जरूरत नहीं है वो फिर भी आप बोले ही जा रहे हो, तो वो होता है अति प्रलाप। शरीर में रूक्षपणा भी यहाँ पर वात का ही होता है। शरीर में पुरुषता आना, ये भी वात का ही होता है। शरीर का काला हो जाना। ठीक है, शरीर में लाल वर्ण का हो जाना, शरीर का लाल वर्ण का हो जाना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर वात का ही बताया गया है। देन निद्रा का ना आना, ये भी वात का है। चित्त स्तर में रहना। चित्त एक तरीके से आप समझ सकते हो मन, यानी मन का स्थिर ना रहना। ठीक है, वो मन बहुत चंचल होता है, जिसका वात बढ़ा हुआ होता है उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। तो विशेष रूप से व्यक्त होने वाले अगणित वात के विकार होते हैं। देखो ये जो हमारे बताए गए हैं विशेष रूप से व्यक्त होते हैं, आप इनको अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देख भी सकते हो। ऐसे पेशेंट आपके यहाँ पर क्लिनिक में आएंगे। फिर हमारे बताया गया जो अगणित वात के विकार होते हैं। तो वात के जो विकार होते हैं, वात से जो रोग होते हैं वो अगणित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य ने 80 बता दिए तो 80 ही होंगे। आचार्य ने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि आप इनको ऐसे डायरेक्टली पहचान सकते हो कि इन रोगों को देख के कि ये स्पेसिफिक वात की वजह से हो रहा है, ये स्पेसिफिक पित्त की वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन हो वात की वजह से बहुत सारे भी सकते हैं, जरूरी नहीं ये 80 ही हो, 80 के अंदर ही आए, और भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अब हम कैसे पहचानेंगे भाई? अगणित तो आचार्य लिख नहीं सकते, तो ये तो मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए बता दिया। लेकिन अगर कोई और वात का विकार होता है स्पेसिफिक प्रकार का, तो उनके लिए आचार्य ने एक बात और बताई है। वो बात क्या है? वो बात बताई है आचार्य ने कि वायु के स्वरूप एंड वायु के कर्म। ठीक है, आचार्य देखो पुनर्वैसे आचार्य जब अग्निवेश को बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि देखो अग्निवेश, अगर यदि आप उन 80 प्रकार के नानात्मकवाद के विकार को देख लेते हो तो आप बहुत कम टाइम में ही जल्दी से ट्रीटमेंट पेशेंट का कर सकते हो। कि ये जब नॉर्मल ऐसे पेशेंट आएंगे 90 से 95% आपके ऐसे क्लिनिक में आएंगे तो आप इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट कर दोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे केस भी होते हैं कि जो इन स्थिति में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वात के असंख्यक यहाँ पर विकार हो सकते हैं, असंख्यक रोग होते हैं, तो उनके लिए आपको वायु का स्वरूप पता होना चाहिए, वायु का कर्म पता होना चाहिए। और जिस भी वैद्य को वायु के स्वरूप क्या होता है, वायु के कर्म क्या होता है, उनका पता होगा तो वह अपनी युक्ति लगाएगा। ठीक है, वो अपनी युक्ति लगाएगा और पता कर लेगा कि ये भी जो रोग है वो वात की वजह से है और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर कर देगा।
ठीक है, ये बताया हमारे आचार्य पुनर्वस आचार्य के, इसको एक तरीके से अग्निवेश को ये बता रहे थे। देन उसके बाद आगे बात आती है कि अब देखते हैं कि वायु के स्वरूप क्या क्या उन्होंने बताए। तो वायु का स्वरूप और रूप क्या बताए कि रूक्षता होना, शीतलता होना, लघुता होना, विषता होना, गति होना एंड अमूर्ता होना। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब अगर जो रूक्ष हो रहा है, बॉडी में रूक्षता आ रही है वो वात की वजह से आ रही है, शीतलता आ रही है वो भी वात की वजह से आती है, लघुता आ रही है वो भी, विषता आ रही है वो भी, गति चंचल स्वभाव जो है वो वात की वजह से आ रहा है। एंड अमूर्ता, देखो मूर्त होती है सॉलिड स्ट्रक्चर, अमूर्त मतलब असॉलिड स्ट्रक्चर, मतलब जो सॉलिड नहीं है। तो ये जितने भी स्वरूप और रूप है वो वायु के स्वरूप है। इनको देख कर आप पहचान सकते हो। यदि किसी पेशेंट के रूक्ष है, शीतलता हो रही है, लघुता आ रही है, विषता आ रही है, गति हो रही है, अमूर्ता है, तो ये सारे आप पहचान सकते हो, कहीं ना कहीं वात उसकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, वात का ये विकार है, ठीक है। देन उसके कर्म बताए गए, और पहचानने का और तरीका बताया है वायु के कर्म। जैसे पहला बताया गया स्त्रांश। अब स्त्रांश का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिसलोकेट कर जाना। जैसे होता है ना, आपका शोल्डर डिसलोकेट कर गया, ठीक है, ये बॉन्ड डिसलोकेट कर गई, यानी अपने स्थान से उन अंगों का थोड़ा हट जाना, इस कॉल्ड स्त्रांश, ठीक है। अगर कोई ऑर्गन अपने स्थान से थोड़ा बहुत हट रहा है, ठीक, तो आप किसका मानोगे कि कहीं ना कहीं वायु के कर्म की वजह से है, वायु की वजह से। जैसे कि आप साइटी का जो कंप्रेशन होता है वो, उसमें भी हम क्या मानते हैं कि जो हमारी बोन है वो कंप्रेस कर रही है सिल्क डस्ट को, वो किसकी वजह से, कि वायु की वजह से है। क्योंकि अब वही तो बता रहा है कि अपने स्थान से उन अंगों का थोड़ा हट जाना, ठीक। जैसे कि मान लो कि जैसे ये दो वर्टिब्रा है, इन दो वर्टिब्रा के बीच में स्लिप डिस्क है, ठीक है। अभी कहते हैं ना ये नीचे की तरफ दब गई, ये नीचे की तरफ दब गई तो ये अपने स्थान से हट गई, ठीक है। ये मान लो अब यहाँ पर हो गई, ठीक है, ये अब यहाँ पर हो गई, तो ये अपने स्थान से हट गई ना, इतनी नीचे हट गई, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर स्थांश बोला जा रहा है। यानी कि अपने स्थान से उन अंगों का थोड़ा हट जाना क्या कहलाता है, स्थांश। देन होता है भ्रंश। भ्रंश का मतलब होता है उन अंगों को अपने स्थान से थोड़ा दूर हट जाना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हट रहे थे लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर हट रहे हैं, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वात के कर्म की वजह से ही हो रहा है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते, एग्जाम्पल क्या आप ऐसे समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर डिसलोकेट हो रही थी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देन तीसरा होता है व्यास। व्यास का मतलब होता है कि उन अंगों को अपने स्थान से अधिक विस्तृत हो जाना, ठीक है। मतलब जैसे कोई ऑर्गन है, जैसे मान लो स्प्लीन है, ठीक है। अब स्प्लीन कहाँ पर होता है आपका, बताओ, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। देखो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन की अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि नौरी कहाँ पे होता है, ठीक है। देखो वैसे तो जो स्प्लीन होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के अंदर कहाँ होता है, तो मैंने जो इसको याद किया था ना वो ऐसे किया था कि आप 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के नाम कैसे याद किए थे, कि हेली से, यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के बाद एल से लंबर और आई से इंग्वाल रीजन, ठीक है। ये राइट वाले हो जाएंगे, ये लेफ्ट वाले हो जाएंगे। बीच में हाइपोगैस्ट्रिक, अम्बलाइकर और देखो ईपीगैस्ट्रिक और एम्बलाइकस और हाइपोगैस्ट्रिक। अब इसके अंदर इन वाली रीजन के अंदर क्या होता है, हमारा स्प्लीन होता है, जो लेफ्ट साइड की तरफ होता है ना, इन दो रीजनों में वहाँ पर स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन का जैसे अपना साइज से बढ़ जाना, तो यही तो बता रहा है व्यास का मतलब उन अंगों को अपने स्थान से थोड़ा अधिक विस्तृत हो जाना। जैसे स्प्लीनोगैमली हो गई, हिपेटोगैमली हो गई, तो इन केसेस में क्या हो रहा है कि थोड़ा जो अपने स्थान से वो बढ़ गई है, ठीक है। देन होता है संघ। संघ का मतलब होता है मल मूत्र का अपने स्थान से रुक जाना। जैसे कि इस केस में आप समझो यहाँ पर जो अपान वायु है, तो अपान वायु यहाँ पर क्या है कि अपान वायु की डायरेक्शन नॉर्मल नीचे की तरफ होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मूत्र का, पुरीस का, शुक्र का और गर्भ का सबका निष्कासन बाहर की ओर कर देते हैं। लेकिन अगर वो ऊपर की ओर हो गई, मतलब अपने स्थान से थोड़ा रुक गई, तो वो ऊपर की ओर जाएगी और किसी को भी यहाँ पर बाहर नहीं निकालेगी। तो संघ का मतलब यही बताया कि मल मूत्र को अपने स्थान से रोक देना। तो अगर मल मूत्र रुक गई तो वो भी किसकी वजह से, वात की वजह से होता है। जैसे हम भेद की बात करते हैं तो भेद बताया गया है कि चीरने के समान पीड़ा। यदि मान लो कहीं आपको ऐसी पीड़ा हो रही है जैसे कोई आपको चाकू से चीर रहा है, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, तो वो भी होता है वायु के कर्म की वजह से। तो ये भी वायु का कर्म है। जैसे sciatica में भी क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ जाता है ना पिन, तो ऐसे फील होता है जैसे कोई चाकू मार रहा है आपके, ठीक है। तो ऐसे समान पीड़ा होती है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो इस पेशेंट के अंदर जो वायु की वृद्धि है, ये वायु का ही रोग है, वायु के ही विकार है। देन होता है साध। साध का मतलब होता है शरीर में अवसाद होना। अवसाद का मतलब होता है टायर्डनेस। वैसे तो हम एग्जैक्टली टायर्डनेस नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये टायर्डनेस वर्ड हमने पिछले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जहाँ पर शुक्र को निकलने के बाद अवसाद हो जाता है, मतलब शुक्र को निकलने के बाद ऐसा लगता है कि बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रही है, कमजोरी आ गई है, ठीक है। वहाँ पर भी हमने देखा था। तो इसको हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं कि अवसाद का मतलब टायर्डनेस, ठीक है। शरीर में बिल्कुल कमजोरी से आ जाना भी यहाँ पर बात का लक्षण है। देन होता है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है रोमांच का होना, ठीक है। हर्ष का मतलब आप समझ सकते हो रोमांच का होना। तो आप रोमांच कैसे समझोगे, जो रोंगटे होते हैं, जैसे आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जैसे रोंगटे, ये सारे रोंगटे हैं यहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोमांच बोलते हैं।
देन होता है कंप, कंप मतलब शरीर का कांपना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जो ट्रेमर्स होते हैं, जो शरीर में कंपन आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं वात के कर्म की वजह से आ रही है। वर्त का मतलब होता है मल का गोले गोले के समान आ रहा है, गोला बन रहा है, ठीक है, गोला बन रहा है, गोल बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वात के कर्म की वजह से है। चाल मतलब शरीर में चंचलता या स्पंदन उत्पन्न करना। स्पंदन का मतलब होता है पल्पिटेशन, पल्पिटेशन। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे स्प्लीन साइज जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है या किसी भी ऑर्गन का साइज जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको जो आप यहाँ पर फील करते हो, तो एक पल्पिटेशन की आप यहाँ पर आवाज़ सुनोगे। ये पॉइंट आप हिस्ट्री टेकिंग के अंदर पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक। देन तोंद होता है, तोंद भी हमने बताया कि वात के स्पेसिफिक प्रकार का यहाँ पर ये पेन होता है, सुई सुबन जैसी पीड़ा। व्यथा का मतलब होता है कि अंगों को दबाने की तरह पीड़ा होना। एंड चेष्टा का मतलब होता है शरीर अंगों तथा मन की चंचलता का होना, ठीक है। ये सारे जितने भी कर्म है वो वात के कर्म है, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि जो पेशेंट आया है उसके अंदर वात की वृद्धि है, वात का रोग है, पित्त का रोग है। देन उसके बाद खर, परुष, विशद, सुशीर। अब सुशीर आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, कहाँ पर आपने ये रचना शरीर के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो सुशीर वैसे हम नॉर्मल यहाँ पर समझाने के लिए आप बता सकते हैं कि जो हॉलो हॉलो ऑर्गन होता है, ठीक है, हॉलो होता है, जैसे कि आपका टंडरा, कंडरा, टंडरा, ये ना टंडरा, टेंडन लिगामेंट है, इनके यहाँ पर बारे में सुशीर के बारे में बताया गया था। सुशीर का मतलब होता है हॉलोनेस, मेन इसका हॉलोनेस होता है। जैसे कि हॉलोनेस और कब हो सकता है, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, जो आपकी बॉडी की जो सेल्स होती है वो आपकी बोन को ही खाने लग जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी बोन होती है वो बीच में से क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, जिसको हम और बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। देन होता है अरुण वर्ण की, नीली वर्ण की हो जाती है, कसाई रस होता है, वीरस हो जाता है, कोई रस नहीं होता, मुख सूख जाता है, शरीर और अंगों में सूल होता है, शून्यता आता है, संकोच कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जकड़ाट हो जाता है, लंगड़ापन आ जाता है। ये जितने भी कर्म होते हैं आदि ये सब वायु कर्म होते हैं। तो इन कर्म को आप देख के पहचान सकते हो कि जो भी पेशेंट आपके क्लिनिक पे आ रहा है कि उसको जो रोग है वो वात का रोग है या पित्त का रोग है या कफ का रोग है, ये सारे लक्षण मिल रहे तो वो पित्त के रोग के अंदर माने जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। और जो 80 प्रकार के मैंने बताए थे उनको भी देख के आप आराम से इजीली पहचान सकते हो। देन हम बात करते हैं इसकी वात दोष की चिकित्सा के बारे में। देखो वात दोष की चिकित्सा क्या होती है, वैसे चिकित्सा तो शायद मेरे अकॉर्डिंग सभी को आनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता भी होगा, क्योंकि हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर वात दोष, पे दोष, कफ दोष, इस 3 दोष के बारे में तो डिटेल के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने बताया कि वात दोष की वृद्धि के लिए आपको मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन कराना है। क्यों इनका सेवन कराना है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि वात को शमन करते हैं और कफ को वृद्धि कराते हैं। ये वात को शमन करते हैं, इसलिए यहाँ पर मधुर, अम्ल, लवण रसों का सेवन बताया गया है। देन दूसरा बताया गया स्निग्ध एंड उष्ण वीर्य, ठीक है, आपको स्निग्ध करना है एंड उष्ण वीर्य करना है, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, हमारे वात का शमन करते हैं। और स्नेह का सेवन कराना है, स्वेद कराना है, ये दोनों ही वात का शमन करते हैं। एंड देन वस्ती बताया गया है, ठीक है, वस्ती बताया गया। वस्ती 2 प्रकार की, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती, ठीक है। वस्ती आपको पता होनी चाहिए, वस्ती क्या होती है, एनीमा आपने देखा है ना कि एनल कैनाल के थ्रू यहाँ पर कुछ ड्रग्स दी जाती है, ठीक है, कुछ तेल वगैरह यहाँ पर दिया जाता है। और आप नस्य कर्म करा सकते हो, अव्यंग करा सकते हो, उत्साधन करा सकते हो, ठीक है। उत्साधन देखो 2 प्रकार का उपटन होता है, एक होता है उद्साधन और एक होता है उद्घर्षण। जो उद्साधन होता है इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग, हम तेल, स्निग्ध चीज़ों का यूज करते हैं। स्निग्ध का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वात का शमन कराना है, ठीक है, क्योंकि वात दोष है तो उसका वात को शमन कराने के लिए स्निग्ध का सेवन कराते हैं, ठीक है। और होता है उद्घर्षण। उद्घर्षण क्या कराता है, यहाँ पर एक तरीके से ड्राइंग पाउडरिंग करते हैं, मतलब ड्राई मसाज करते हैं, सूखे पाउडर की मसाज करते हैं। तो वो कहाँ पर कराएंगे, कफ को कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें कफ को कम कराना है। देन होता है परिसेक। परिसेक एक प्रकार से यहाँ पर स्वेद के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम कुछ स्वेद के अंदर एक जो होता है ना स्टीम होती है उसको शरीर लगाते हैं, ठीक है, वो हम पिछले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वासामक उपाय, द्रव्य, मात्रा। और इन वासामक जितने भी उपाय होते हैं उन 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उनको द्वारा मात्रा और काल, ठीक है, ये जो भी आप कर रहे हो कितनी मात्रा में करना है और कौन से काल में करना है। जैसे मान लो मैं स्वेदन कर रहा हूँ, अब स्वेदन कर रहा हूँ, जो काल है वो है ग्रीष्म ऋतु का, भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है भयंकर और मैं स्वेदन करा रहा हूँ, तो पेशेंट की यहाँ पर बॉडी कमजोर हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन आ सकती है, ठीक है, इसी तरह से। या फिर मैं मान लो कि मात्रा ज़्यादा दे रहा हूँ गर्मी के अंदर, तो वो भी झेल नहीं पाएगा वो, ठीक है। कौन सा काल है वो डिपेंड करता है। आप घृत का सेवन करा रहे हो, ठंडी में करा रहे हो, ठीक है, और कैसे घृत का सेवन करा रहे हो, जो जमा हुआ घृत है तो वो आपको स्रोतों को यहाँ पर अवरोध करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारे बताई गई, विचार कर चिकित्सा करें। क्योंकि देखो जब घृत का सेवन बताया जाता है तो बताया जाता है घृत का सेवन करने के बाद आपको थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन कर लेना है, जिससे जो घृत होता है वो आपके पूरे स्रोतों से के अंदर फैल जाता है, ठीक है, और आपके पूरे स्रोतों को शुद्ध कर देता है। जैसे हम बता रहे थे कि देखो वात दोष की जो बेस्ट चिकित्सा बताई गई है वो कौन सी बताई गई थी, वस्ती बताई गई थी। ये हम शोधन कर्म के अंदर देख चुके हैं। वात की वस्ती होती है, पित्त की विरेचन होती है और कफ की वमन होती है। तो वस्ती कैसे दी जाती है, एक एनल कैनाल के प्रोसेस से दी जाती है। वहाँ पर क्या करते हैं, एनीमा के थ्रू देते हैं, यानी रूट कैनाल के थ्रू देते हैं, गुदा के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होता है, एनस होता है। तो सर्वप्रथम कहाँ पर देते हैं, आप पकवासे के अंदर देते हैं। पकवासे के अंदर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वात का जो स्थान मैंने कहाँ पर बताया, पकवासे में बताया। देखो पित्त का स्थान अमाशय में बताया, वात का पकवासे में बताया, ठीक है, और कफ का यहाँ पर
उर के अंदर बताया। ठीक है, ये 3 स्थान हमने बताए थे। तो अब यहाँ पर पकवासे के अंदर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो वात का जो आश्रय होता है वो कौन होता है, पकवासा होता है। अगर आप पकवासा को ठीक कर दोगे तो और सारे ऑर्गन अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो वायु को मूल को ही काट देती है, शरीर के अंग प्रत्यंगों में फैली हुई वात रोग सभी शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जैसे कि मान लो कि आप हाथ पैरों की वायु को ठीक ना करके आप उसके आश्रय को ठीक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो वात रहती है वो कहाँ रहता है, उसका आश्रय पकवासे के अंदर रहता है। अगर आप पकवासे को ठीक कर दोगे तो जो वात फैली हुई है पूरी बॉडी में वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था ना कि एग्जाम्पल पेड़ वाला, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ में मान लो यहाँ फंगस लगा हुआ है, आप इसको बार बार ठीक करे जा रहे हो, इसको इसकी रूट की वजह से फंगस लग रहा है कि रूट में फंगस है वो पूरी फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, इस बार बार को ठीक कर रहे हो, इसको ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इसकी रूट को ही ठीक कर दोगे, रूट को ठीक कर दोगे तो ये जो फंगस है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आचार्य क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जैसे मान लो कि इसमें फंगस लगा हुआ, अगर आप इसको रूट को ही काट के फेंक दोगे तो वो सारे मामला ही खत्म हो जाए। कुछ इस तरह से यहाँ पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। बस आपको यहाँ पर आश्रय आश्रय भाव को समझना चाहिए, क्योंकि जो अगर आश्रय ठीक हो जाएगा तो आश्रय अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि जैसे कोई पेशेंट आता है क्लिनिक में और आपने देखा होगा उसके पूरे शरीर में पेन हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या दी थी, यहाँ पर पेन सूल करने के लिए औषध दे दी, ठीक, और वो पेशेंट आ गया, उसने बोला कि 2-3 दिन आराम लगा सर डॉक्टर साहब, और उसके बाद जैसे दवाई छोड़ दी तो फिर से यहाँ पर 2-3 दिन बाद पेन स्टार्ट हो गया। तो उस केस में क्या किया आपने, केवल उस सूल की चिकित्सा की है, आपने उस सूल की चिकित्सा की, आश्रय की चिकित्सा की है जहाँ जहाँ पर वो वात था। लेकिन वहीं पर अगर आप उस आश्रय की चिकित्सा कर देते, आश्रय की चिकित्सा ना करके आश्रय की कर देते, आश्रय कहाँ है, जहाँ पर वो पैरों में फैला हुआ था, हाथ पैरों में फैला हुआ था, वो तो आश्रय था। आश्रय कौन है, वो पकवास है। आश्रय कौन है, वो पकवास है। अगर आप उसकी चिकित्सा कर देते तो सारा ही पेन ठीक हो जाता। तो इस तरह से हमारे वात नानात्मक विकार के अंदर वात तो उसका 80 जो विकार थे, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन हो गया है। अब इसके बारे में एक बार थोड़ा रिकैप करा देता हूँ मैं। देखो, नानात्मक विकार क्या होते हैं, ऐसे विकार होते हैं जो स्पेशल वात की वजह से, स्पेशल पित्त की वजह से होते हैं, स्पेशल कफ की वजह से होता है। इन टोटल ऐड करके 140 आते हैं और आचार्य सांडानंद ने इनको 150 माना है। 10 रक्त इसके और इनमें ऐड कर दिए गए हैं। तो वात के 80 प्रकार नानात्मक विकार के बारे में हमने देखा, कौन से किसकी वजह से हो रहा है। तो उसके बाद आचार्य ने 80 प्रकार के विकार बताने के बाद एक पॉइंट और ऐड किया। उन्होंने क्या कि ये 80 प्रकार के विकार तो है ही, इसके अलावा अगणित वात के विकार होते हैं जिनको आप वायु के स्वरूप से, वायु के कर्म से पहचान सकते हो। वायु के स्वरूप हमने देखा और वायु का कर्म देखा। यदि आप ये इनको पता है, मतलब वायु के स्वरूप और वायु के कर्म अगर किसी भी डॉक्टर को पता है तो वो आराम से पहचान सकता है कि कौन सा जो रोग है वो वात की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वो ट्रीटमेंट कर सकता है। देन इसके बाद हमने चिकित्सा देखी, जो आपको पता लग जाएगी एक बार की जो रोग है वो वात की वजह से हो रहा है, तो चिकित्सा तो आप कोई भी कर सकता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको डायग्नोसिस पता लग गई, डायग्नोसिस आपने पता लगा ली, डायग्नोसिस अच्छे से कर ली, तो ट्रीटमेंट तो आपका यहाँ पर जो फार्मा वाला होता है ना, फार्मासिस्ट होता है, वो भी कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपने कोई डायग्नोसिस कर लिया कि जो रोग हो रहा है वो वात की वजह से या पित्त की वजह से या कफ की वजह से, तो उसके बाद ट्रीटमेंट तो आपका फार्मेसी वाला भी कर देगा। तो चिकित्सा में है ही क्या, जो चीज़ बढ़ गई है उसे घटाना है, और आपको पता है कि वात की वजह से हुआ है, वात के क्षय की वजह से हुआ है, वृद्धि की वजह से हुआ है, और कौन सी औषध देनी है वो आप दे के इसको ठीक कर सकते हो। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो के अंदर हम पित्त दोष के बारे में, यानी पित्त के 40 नानात्मक विकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए।